मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज। आज पीजी सेमेस्टर 1 के पेपर 4 इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन के विचारों को आपसे साझा करने जा रही हूँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से लोग जेपी कहकर पुकारते थे, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1979 यानी 79 को उनका निधन हुआ। भारतीय राजनीति में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का बहुत विशिष्ट स्थान है, क्योंकि उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति की, साथ ही वैचारिक अमूल्य योगदान भी दिया। अर्थात असंख्य किताबों की रचना की, लेकिन उन्होंने कभी भी जीवन में कोई पद ग्रहण नहीं किया। अर्थात सत्ता लोलुप व्यक्ति नहीं थे वे, और जीवन में जिन मूल्यों को, जिन सिद्धांतों को लेकर वे चले, उस पर हमेशा अडिग रहे और भारतीय राजनीति को उन्होंने वैचारिक और व्यवहारिक दोनों रूपों से नई दिशा देने के प्रयास किए और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रयास किए। जयप्रकाश नारायण राजनीति के वैसे सिद्धांतवादी नेता थे जिन्हें त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति कहा जा सकता है। 1922 ईस्वी में कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई करने वो गए और माँ की बीमारी का समाचार सुनकर पीएचडी की डिग्री, जो उन्हें समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी विषय में हासिल करनी थी, छोड़कर वापस आ गए। 1929 ईस्वी में अमेरिका से लौटने के बाद वे विशुद्ध रूप से मार्क्सवादी थे, लेकिन फिर गांधी जी के संपर्क में आए और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और गांधीवाद और गांधी जी के सक्रिय कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी सक्रिय रूप से आयोजन हुए, सभी में जेपी की सक्रिय और पूरे दिल से भागीदारी रही थी। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस का एक वामपंथी यानी मार्क्सिस्ट समूह था। प्रोफेसर विमल प्रसाद जयप्रकाश नारायण के चिंतन को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला यानी 1933 से लेकर 40 तक मार्क्सवादी युग, दूसरा प्रजातांत्रिक समाजवाद का युग जो 1940 से 1952 तक था, फिर सर्वोदयी रुझान का युग जो 1952 से 1964 तक रहा। जयप्रकाश नारायण का वैचारिक योगदान कितना महत्वपूर्ण है, ये उनकी निम्नलिखित किताबों से पता चलता है। टुवार्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, अगली किताब है वाई सोशलिज्म, फिर ट्रांसफॉर्मिंग द पॉलिटी, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री इंडिया, द ट्रेजेडी ऑफ टिबेट, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, स्वराज फॉर द पीपल, प्रिजन डायरी 1975, a plea for reconstruction of India, a revolutionary's quest, India आदि उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। इस तरीके से वैचारिक रूप से भी जेपी ने अमूल्य योगदान दिया है, जो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। लेकिन जेपी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, तो उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी
और उन्होंने 1957 ईस्वी में कहा था कि लोक नीति के लिए मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, और वो विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन में भागीदारी और सक्रियता दिखाने लगे। लेकिन उनका खुद का कहना था कि मेरा विचार क्रम विशुद्ध मार्क्सवाद से शुरू होकर गांधीवाद और सर्वोदय के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता का एक चक्र है। यही मेरे जीवन का और विचारों का सार है। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने लोक नीति के लिए राजनीति छोड़ दी थी, वो भारतीय राजनीति में जब आपात का दौर आया, अर्थात इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, तो जेपी को राजनीति में सक्रिय होने की आवश्यकता महसूस हुई, और जयप्रकाश नारायण को आज़ादी के बाद जन आंदोलन का जनक माना जाता है, जिन्होंने एक बार फिर क्रांति की मशाल अपने हाथ में थामी। 5 जून 1974 ईस्वी को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस बार उनके निशाने पर विदेशी अंग्रेजी सरकार या हुकूमत नहीं थी, बल्कि अपनी ही सरकार थी। आज़ादी के बाद कई सरकारों ने घोटाले और षड्यंत्र किए, जिनसे देश और समाज का बहुत नुकसान हुआ। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी व्याप्त थी। ऐसे समय में जेपी ने आगे बढ़कर युवाओं के माध्यम से जनता को एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं तभी दूर हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। जयप्रकाश जी की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। 1975 में 1975 में निचली अदालत में गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया, और देश की गिरती हालत, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति और प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर सविस्तार उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने बेहद भावातिरेक में जनसाधारण का पहली बार 5 जून 1975 को संपूर्ण क्रांति के लिए आह्वान किया। केंद्र में इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों से उनके और जन मानस में आक्रोश पनप रहा था। 5 जून 1974 से पहले जो हो रहा था वह प्रदर्शन भर था। उस दौरान जेपी द्वारा चलाए गए अभियान से भी इंदिरा गांधी घबराई हुई थी, और उन्होंने 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी, और जेपी तथा अन्य 600 से भी अधिक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। इस दौरान लाठीचार्ज और गोलीबारी से दर्जनों लोग घायल हुए। इस घटना से पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ जन आंदोलन पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति के रूप में बदल गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के कदम ने आग में घी का काम किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस व्यवस्था की उपज है। ये तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलकर संपूर्ण क्रांति होती है। तो संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति के विभिन्न आयाम
निम्नलिखित है। समग्र क्रांति व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन में आधारभूत सकारात्मक परिवर्तन की समर्थक है और इस दृष्टि से यह अपने क्षेत्र में इतनी व्यापक एवं विस्तृत है कि इससे इनके जीवन का कोई पहलू अछूता नहीं रहता है। जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति के निम्नलिखित 7 आयामों का उल्लेख किया। पहली, नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति। समग्र क्रांति का नैतिक व आध्यात्मिक आयाम, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य स्वयं में साध्य हैं, अर्थात लक्ष्य हैं, और समस्त भौतिक विकास व उपलब्धियां इस साध्य की प्राप्ति के साधन हैं। भौतिक अभाव व्यक्ति के नैतिक व आध्यात्मिक पतन का कारण बनते हैं। तो व्यक्ति के हित में यह है कि मानवीय चेतना के नैतिक व आध्यात्मिक पक्ष द्वारा भौतिकवाद का विवेकपूर्ण नियंत्रण किया जाए। दूसरी, बौद्धिक क्रांति। उपर्युक्त नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति की पृष्ठभूमि में उस बौद्धिक क्रांति का जन्म संभव है जो भौतिक एवं लौकिक तर्कों के आधार पर व्यक्ति के हितों में एकता स्थापित करेगी। बौद्धिक क्रांति नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति के कार्य को बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। बौद्धिक क्रांति व्यक्ति की सामाजिकता पर बल देगी और यह प्रमाणित करेगी कि एक और अनेक अथवा अनेक और एक ही सत्य के 2 पहलू मात्र हैं, अर्थात व्यक्ति व समाज के हितों में कोई आधारभूत विरोध नहीं है, बल्कि उनमें आधारभूत एकता है। तीसरी, सांस्कृतिक क्रांति। उपर्युक्त नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति तथा बौद्धिक क्रांति उस वातावरण को जन्म देगी जिसमें ऐसी सांस्कृतिक क्रांति संभव होगी जो जनसमूह में उदारता, सहयोग, सहिष्णुता, त्याग, अहिंसा, करुणा, कर्तव्यपरायणता, सत्यप्रियता आदि के गुणों पर आधारित जीवन दृष्टि का विकास करने में समर्थ होगी। जयप्रकाश ने इस क्षेत्र में भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा से प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया। सांस्कृतिक क्रांति आधुनिक भारत में इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण की पुनः स्थापना करके भारत एवं भारतीयता की नई जीवनी शक्ति देना चाहती है। चौथी, शैक्षणिक क्रांति। संपूर्ण क्रांति अपनी प्रकृति से सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है और जयप्रकाश ने इस क्रांतिकारी प्रक्रिया की शुरुआत इसके कुशल संचालन तथा स्थायित्व की दृष्टि से शैक्षिक क्रांति की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए आगे बढ़ाई थी। यद्यपि सामान्य रूप में शिक्षा का संबंध सभी आयु एवं वर्गों के व्यक्तियों से है, किंतु इसका विशिष्ट संबंध उन बालकों, किशोरों एवं युवाओं से है जिनके अपने निहित स्वार्थ नहीं हैं। अपने इस विशेष गुण के कारण विद्यार्थी स्वयं में वर्ग नहीं, मूलतः एक समुदाय है। यहाँ यह उल्लेख करने योग्य है कि जेपी ने अपने संपूर्ण क्रांति के विचारों में युवा वर्ग को क्रांति का आधार माना था, अर्थात संपूर्ण क्रांति लाने वाले वर्ग में जो प्रमुख हिस्सा होगा वो युवा वर्ग का ही होगा। वर्तमान भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धति का व्यावसायीकरण किया जा रहा है और इसे मुख्यतः रोजगार प्राप्ति के साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि यह शिक्षा का एक अति गौण उद्देश्य हो सकता है। शिक्षा का वास्तविक एवं प्रमुख उद्देश्य छात्र समुदाय में मानवीय गुणों का विकास करना है। जयप्रकाश का मत है कि भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली इस कार्य को करने में पूर्णतः असफल सिद्ध हुई है और इसलिए इसमें आधारभूत परिवर्तन की जरूरत है। पांचवी, सामाजिक क्रांति। संपूर्ण क्रांति के एक अंग के रूप में सामाजिक क्रांति का संबंध समाज में मौजूद उन संस्थाओं, परंपराओं एवं मान्यताओं का अंत करना है जो अपनी प्रकृति से अनैतिक व अमानवीय हैं। इस दृष्टि से यह सामाजिक अन्याय को प्रतिष्ठित करने वाली जाति व्यवस्था एवं छुआछूत की परंपरा के पूर्ण रूप से उन्मूलन के समर्थक थे। सामाजिक क्रांति दहेज प्रथा तथा मृत्यु भोज प्रथा की भी विरोधी है और पारिवारिक व सामाजिक जीवन में स्त्री पुरुष की परंपरागत असमानता को खत्म करना चाहती है। छठी, राजनीतिक क्रांति।
समग्र क्रांति के एक अंग के रूप में राजनीतिक क्रांति का उद्देश्य नैतिक मूल्यों पर आधारित एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है। राजनीतिक क्रांति राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में केंद्रीकरण की उस प्रवृत्ति का अंत करेगी जो राजशक्ति को लोक शक्ति पर थोपने में सहायक होती है। यह राजनीतिक जीवन में दलीय प्रणाली का भी अंत करेगी, क्योंकि दल वर्गीय स्वार्थों व नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साधन होते हैं। राजनीतिक क्रांति संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में एक ऐसे आधारभूत परिवर्तन करेगी कि राजनीतिक सत्ता एवं धन की प्राप्ति का साधन नहीं बन सके, बल्कि इसकी मदद से सार्वजनिक हित की रक्षा एवं समृद्धि संभव हो। 7वीं आर्थिक क्रांति है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समग्र क्रांति जिस रूप में प्रकट होगी उसे जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक क्रांति कहा है। आर्थिक क्रांति का उद्देश्य शोषण, असमानता, वर्ग भेद एवं और बुराइयां बढ़ाने वाली पूंजीवादी एवं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का उन्मूलन करना है और उसके स्थान पर ऐसी अहिंसक, विकेंद्रीकृत एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें श्रम प्रधान, लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रधानता होगी। आर्थिक क्रांति द्वारा स्थापित अर्थव्यवस्था व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा एवं शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसके भौतिक सुख में वृद्धि करेगी और उसे अपने नैतिक उत्थान के अवसर देगी। किंतु यह अर्थव्यवस्था राज्य की शक्ति पर आधारित साम्यवादी अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजी पर आधारित उदारवादी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग होगी। संक्षेप में उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति तथा आर्थिक क्रांति का संबंध संपूर्ण समुदाय, राष्ट्रीय समाज की उन भौतिक संस्था एवं बाह्य परिस्थितियों से है जिनकी स्थापना नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्रांति द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुरूप होगी। थैंक यू।